नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक व्यास आदिशक्ति आईएएस अकेडमी में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम भारत के संवैधानिक विकास के इस चरण में अर्थात हम कह सकते हैं भाग 7 में आ गए हैं और इसके अंतर्गत में भारतीय संविधान के विकास का सबसे महत्वपूर्ण भाग भारत शासन अधिनियम 1935 बता रहा हूं, जिसकी हम बोल सकते हैं कि कई आलोचकों ने कहा है कि भारत का जो संविधान है सबसे ज्यादा यदि किसी से प्रभावित है इसी अधिनियम से भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। इसी अधिनियम के तहत यह प्रावधान किए गए थे जो हमारे भारतीय संविधान में थोड़े बहुत परिवर्तित करके या कुछ हद तक बिल्कुल एज इट इज ले लिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो प्रभाव भारतीय संविधान पर है इस भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिन्हें लेना ही पड़ा, या हम कह सकते हैं कि हमारी जो संविधान निर्मात्री सभा है उसे लगा कि भारत के विकास में या भारत में चले आ रहे कानूनी संवैधानिक क्रियाकलापों में भारत शासन अधिनियम के जो नियम बनाए गए थे वे आवश्यक रूप से भविष्य में या भारत के संविधान में भी शामिल किए जाएं। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो वर्तमान में आप सर्वोच्च न्यायालय देख रहे हैं उसकी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ से ली गई हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची इससे ली गई है। या हम कह सकते हैं कि 295 अनुच्छेद भारत के संविधान के 300 मूल जो अनुच्छेद हैं 395 उनमें से 295 अनुच्छेद तो यहीं से सीधे ले लिए गए हैं। तो अब वक्त ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो सबसे पहले आप देखें तो इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावना का अभाव था। मतलब वर्तमान में जैसे भारत के संविधान में सबसे पहले जो प्रियम्बल या प्रस्तावना दी गई है जिसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, एकता, ये जो शब्द दिए गए हैं जो डिक्लेरेशन करता है कि भारतीय संविधान को बनाने की शक्ति भारतीय जनता में है और भारतीय जनता ही सर्वोच्च है देश में। तो ये जो चीज है यहाँ पे नहीं थी, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की प्रस्तावना शामिल नहीं थी। आगे आप देखें तो प्रांतों में द्वैध शासन हटाकर केंद्र में लगाया गया। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, जिसके तहत प्रशासनिक या विधायी विषयों को हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषयों में बांटा गया था, उस नियम को यहाँ पे रद्द कर दिया गया और यहाँ एक नई व्यवस्था आई अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन हटाकर केंद्र में लगाया गया। ये याद रखें कि भारत शासन नियम 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन हटा और केंद्र में जहां द्वि सदन है वहां द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई, अर्थात गवर्नर जनरल के रिजर्व कर दिए गए विषय और जो द्वि सदन है, दोनों सदन थे, जो उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा जो थी वो कुछ विषयों पर निर्णय ले सकते थे, लेकिन अंतिम निर्णय वायसराय का ही होता था। तो प्रांतों में द्वैध शासन हटाकर केंद्र में लगाया गया। इसके अतिरिक्त केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन इन 3 सूचियों में किया गया। वर्तमान में जो हम भारत के संविधान में देखते हैं केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत आप 3 सूची देखते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वैसे ही ये जो चीजें हैं, तीनों सूचियां जो हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये भारत शासन नियम 1935 से बिना किसी परिवर्तन के सीधे ग्रहण कर ली गई है। तो यहाँ आप देखें कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, अर्थात केंद्र सूची में 97 विषय रखे गए, राज्य सूची में 66 विषय रखे गए और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि केंद्र सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर किसी भी प्रकार का कानून बनाने की शक्ति जो थी वो जो था केंद्र को थी, मीन्स आप बोल सकते हैं संसद को थी। राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडलों की थी और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं 47, उन पर केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर कानून बना सकते थे। किंतु यदि राज्य सूची या समवर्ती सूची पे किसी विधानमंडल ने, किसी राज्य के विधानमंडल ने कोई विधि बनाई है, कोई कानून बनाया है, किंतु वायसराय को ऐसा लगता है कि यह सही नहीं है, तो वायसराय उसे रद्द कर सकता था। और केंद्र जो शासन था, केंद्रीय शासन जो था, वो तीनों सूची के विषयों पर अतिक्रमण कर सकता था, किंतु मुख्यतः आप देखें तो केंद्र सूची
में जो विषय हैं उन पे केंद्र कानून बनाता था, राज्य सूची पे जो विषय उनमें राज्य कानून बनाता था, और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उनमें दोनों ही राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते थे। आगे आप देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे फेडरल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जिसे हम कह सकते हैं केंद्रीय न्यायालय। तो फेडरल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत शासन नियम 1935 के तहत की गई। बिल्कुल आप मान सकते हो कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 ने दी, किंतु यहाँ थोड़ा सा अंतर है। यहाँ अंतर ये है कि भारत में जो संघ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, मीन्स फेडरल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत, वो न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ अंतिम न्यायालय जो हम सर्वोच्च न्यायालय के कहते हैं, क्योंकि अब हम आजाद हैं। किंतु जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे तो फेडरल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, किंतु यह अंतिम न्यायालय नहीं था। अपील के लिए लंदन की प्रीवी काउंसिलिंग भी उपलब्ध थी। तो आप यहाँ याद रखिएगा कि भारत शासन नियम 1935 के साथ फेडरल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, याद रखिएगा। इसके विरुद्ध, मतलब इसके डिसीजन के विरुद्ध भी, फेडरल सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन के अगेंस्ट भी लंदन की प्रीवी काउंसिलिंग में मुकदमा करना या अपील करना संभव था। मतलब लंदन की प्रीवी काउंसिलिंग सबसे ऊपर थी और वो ही सबसे सर्वोच्च निर्णय ले सकती थी। तो फेडरल सर्वोच्च न्यायालय के यदि न्याय से कोई संतुष्ट ना हो तो वो लंदन की प्रीवी काउंसिलिंग में अपनी अपील कर सकता था। सबसे खास जिसे हम बोल सकते हैं कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भारत शासन नियम 1935 ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया और हमें हमारा केंद्रीय बैंक मिला, जिसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। अर्थात सभी बैंकों के खाते रिजर्व बैंक में होते हैं। भारत की साख नीति, भारत की वित्तीय नीति, भारत की फाइनेंस, हर चीज, यदि वित्तीय समावेशन है, किसी भी प्रकार का वित्तीय नीति का निर्माण करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे आगे होता है। तो आप याद रखिएगा कि भारत में वित्त का प्रबंध भी यही करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान भी भारत शासन नियम 1935 से किया गया। आगे देखें, उत्तरदायी शासन का विकास, मतलब जो हम चुनेंगे उन लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उनसे हम जवाब ले सकते हैं। उनके द्वारा किए गए, किसी भी मेंबर के द्वारा किया गया कोई कार्य या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी किया गया कार्य, अब वो उसके लिए उत्तरदायी होगा। उत्तरदायी शासन का विकास किया गया। दूसरा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त इसमें देसी रियासतों का मिलना ऐच्छिक रखा गया। अर्थात भारत शासन नियम 1935 में कहा गया कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए और इसमें देसी रियासतें भी मिलें, किंतु देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई और अखिल भारतीय संघ नहीं बन सका। तो ये खास बात याद रखिएगा कि भारत शासन नियम 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, यूनियन बनाने का, यूनाइटेड इंडिया का, लेकिन देसी रियासतें उसमें ऐच्छिक मीन्स अपनी इच्छा से मिल सकती थी, किंतु देसी रियासतें उसमें नहीं मिली और अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। आगे देखें, केंद्रीय और राज्य विधायिकाओं का विस्तार किया गया। केंद्रीय राज्य विधायिकाओं का विस्तार किया गया, क्षेत्र का विस्तार किया गया। तो आप देखेंगे भारत शासन नियम 1935 के बारे में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इस अधिनियम को एक ऐसी मोटर कार की संज्ञा दी जिसमें ब्रेक अनेक हैं लेकिन इंजन नहीं। मतलब भारत शासन अधिनियम नेहरू जी की दृष्टि से कई सारे प्रतिबंध भी लगा रहा है, कई सारी फैसिलिटी भी दे रहा है, लेकिन भाई उसे उन फैसिलिटियों का प्रयोग करने की शक्ति दे ही नहीं रहा। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात तो करता है भारत शासन नियम 1935, किंतु देसी रियासतों पर ऐच्छिक उसने अधिकार छोड़ दिए कि देसी रियासतें उनकी इच्छा से मिले या ना मिले। तो ब्रेक तो अनेक हैं लेकिन इंजन ही नहीं है इसका, कि कोई दबाव ही नहीं डाल पा रहा, लेकिन रोकने के लिए तो कई चीजें हैं, चलाने के लिए कोई नहीं है। तो इस प्रकार नेहरू जी ये बोलते हैं। आगे देखें, इसका लगभग 2/3 भाग आगे चलकर संविधान में रखा गया है। जो हम बोल रहे थे शुरू में ही आपसे कि भारतीय संविधान में भारत शासन नियम 1935 के लगभग 2/3 भाग को शामिल किया गया। तो इसका लगभग 2/3 भाग आगे चलकर भारतीय संविधान में रखा गया। यह अधिनियम अन्य की तुलना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी रहा। आगे आप देखें, अब हम आते हैं भारत शासन अधिनियम
1947 में, जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी कह सकते हैं या जिसे हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, और इसी के तहत हमें आखिरकार स्वतंत्रता मिली। तो भारतीय संविधान की विकास यात्रा के इस अंतिम चरण में ये मैं सबसे अंतिम आपको अधिनियम बताने जा रहा हूं। इसके पश्चात भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत में गणतंत्र स्थापित हुआ और हमारा नवनिर्मित संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी आने भी वाली है, तो याद रखिएगा। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यहां देखें इसमें क्या खास रहा। तो 4 जुलाई, एक एक डेट याद रखिएगा, 4 जुलाई 1997 को भारत का स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। तो ये कई पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 1947 का भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम महत्वपूर्ण होता है। हिस्ट्री में भी आता है और इसके अंतर्गत ये जीएस में भी, विविध में भी पूछा जाता है, वन ईयर एग्जाम में भी पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज में भी पूछा जाता है, मेंस के क्वेश्चन भी बना के आता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होता है ये, तो याद रखें। स्टार्ट करते हैं। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, पहला पॉइंट, 4 जुलाई 1947 को भारत का स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 4 जुलाई 1947 को, जो 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। आगे देखें, 14-15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश भारत था या यूनाइटेड इंडिया था हमारा, वह पाकिस्तान व भारत नामक 2 राष्ट्रों के रूप में आजाद हो गया। मतलब जो पूरा ब्रिटिश भारत था 14-15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान व भारत नामक 2 राष्ट्रों के रूप में आजाद हो गया। आगे जैसे ही भारत को आजादी दी गई तो वायसराय का पद स्वतः समाप्त हो गया और इसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ, जो स्वतंत्र इकाइयों में होता था। तो इसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ। तो वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इस प्रकार हम देखें तो भारत का स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के पश्चात अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, याद रखें, कई बार पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय या अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिएगा, 3 फैक्ट हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल व अंतिम वायसराय, क्योंकि वायसराय का पद इन पे अंतिम था, इसके बाद ये गवर्नर जनरल क्या है। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय, या आप यदि वायसराय यदि नहीं भी याद रखना चाहते तो बिल्कुल याद ना रखें सीधे, क्योंकि जैसे ही 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ, वायसराय का पद स्वतः ही समाप्त हो गया और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद पुनः सृजित हुआ। तो आप केवल ये भी याद रख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन देखिए, ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली के सदस्य भी थे। आगे देखें, भारत सचिव के पद को भी इंग्लैंड में समाप्त कर दिया गया। नए संविधान के निर्माण तक 1935 के अधिनियम के अनुसार शासन हुआ। यह याद रखिएगा कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन गया और 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत नहीं कर दिया गया, इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्णतः लागू नहीं कर दिया गया, तब तक भारत का जो संविधान है, तब तक भारत की जो व्यवस्था है, तब तक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, विधि व्यवस्था, विधिक व्यवस्था, हर प्रकार के अधिनियम, हर प्रकार की व्यवस्थाएं जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही चली। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ना कि 1947 के अनुसार। 1947 में तो खास डिक्लेरेशन थे। तो नए संविधान के निर्माण तक ये फैसला 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में किया गया कि नए संविधान के निर्माण तक 1935 के अधिनियम के अनुसार ही शासन चलेगा। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि किस अधिनियम में ये कहा गया कि भारत में नए संविधान निर्माण तक, जब तक भारत में नया संविधान निर्मित नहीं हो जाता तब तक भारत का जो शासन व्यवस्था है किस अधिनियम के अनुसार चलेगी। तो अधिनियम 1935, और किस में कहा गया 1947 में, 2 अलग अलग चीजें। तो याद रखिएगा
के भारत शासन अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह घोषणा की गई कि नए संविधान के निर्माण तक 1935 के अधिनियम के अनुसार ही शासन चलेगा। और जब भारत स्वतंत्र हो गया और गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वे चले गए, उसके पश्चात जो नए गवर्नर जनरल बने भारत के, वो एक भारतीय थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की और 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम घोषित किया। और उसके पश्चात जब वो इंग्लैंड चले गए तो भारत में जब तक नया संविधान नहीं बन पाया हमारा, तब तक हमारा शासन 1935 के अनुसार चलना था। और 1935 में गवर्नर जनरल का विधान था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल का जो था स्थान निर्धारित था, इसलिए हम उसे रिक्त नहीं रख सकते थे, क्योंकि जैसे ही हमारे भारत का संविधान बनता है तो गवर्नर जनरल का पद रिक्त हो जाता है और भारत का राष्ट्रपति ही सर्वोच्च हो जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के पश्चात हमारी संविधान निर्मात्री सभा, यदि हम कहें, सभी नेताओं ने मिलकर सी राजगोपालाचारी को भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाए। तो इस प्रकार ये एक नया फैक्ट आ जाता है आपके कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक लाइन, इसकी एक एक शब्द आपका क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इसके पश्चात गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। तो धन्यवाद। तो यहाँ हमारी आज भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटी का नया सेक्शन भारतीय संविधान के सभा के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और भारतीय संविधान सभा को एक नए ढंग में आपके साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन प्री और मेंस के आप कर पाएं। धन्यवाद।